हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में 12वीं क्लास का जो चैप्टर 5 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जो करंट है, धारा जो होती है वो कब बनती है। तो जो भी धारा है, अगर अपन पदार्थ के बारे में अगर पढ़ें तो धारा बनती है जब वो पदार्थ क्या हो, गतिशील हो, प्रवाहित हो। ठीक है, जैसे अगर जल प्रवाहित होगा तो वहाँ धारा बनेगी जिसको अपन कहेंगे जल धारा। ठीक है, ये जो चैप्टर है विद्युत्की की जो भी चैप्टर है, उससे पहले अपन उसको किसके संदर्भ में पढ़ते हैं, द्रव्यमान के संदर्भ में। और फिर द्रव्यमान जैसी राशि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होती है, आवेश, तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ जो धारा है वो किसकी धारा है, किसकी गति की वजह से है, आवेशों की गति की वजह से। जैसे अपन कोई द्रव्यमान ले, जैसे जल ले, पानी ले, तो अगर ये प्रवाहित होगा तो क्या बनेगी, जल धारा। वैसे ही आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश प्रवाहित होने से क्या बनेगी, उस क्या लिखेंगे, उसको विद्युत धारा लिखेंगे। अब इसमें ध्यान दो कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्रत्येक को इसकी परिभाषा पहले से ही पता है, क्योंकि 10th क्लास में अपन इस लेसन के बारे में पढ़ के आए हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो याद है अपनी ये परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है दर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, आवेश में किसका भाग देना है, समय का, तो I = Q/T। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद में मात्रक अगर अपन देखें तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का सेकंड होता है, तो मात्रक हो गया विद्युत धारा का कूलाम प्रति सेकंड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, जैसे 10 एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर इसको अपने को लिखना होता है जैसे I = 10 एम्पियर, तो इसको अपन अगर सिंगल लेटर से लिखें मात्रक को, तो वहाँ क्या लिखते हैं अपन, A लिखते हैं। उसके बाद में 11th में पढ़ा है कि विद्युत धारा जो है वो मूल राशि है। जो मूल राशि अपन ने पढ़ के आए थे, तो वो जो मूल राशि है उसके जो संकेत होते हैं, मात्रक का जो संकेत, जैसे इसका क्या है A, तो मूल राशियों के संकेत के ऊपर अपन जब घात लगाते हैं मात्रक के अनुसार, तो उसका क्या बनता है, विमा का सूत्र। जैसे L, M, T। L का मतलब लेंथ, लंबाई, M का मतलब मास, द्रव्यमान, T का मतलब टाइम यानी समय। ठीक है, तो इसमें इस मात्रक में लंबाई, द्रव्यमान, समय ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें एम्पियर में, तो इसका विमा डायरेक्ट अपन कैसे लिखेंगे, A1 लिखेंगे, यानी L0, M0, T0, A1। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन पढ़े औसत धारा, एवरेज करंट। इसको अपन I एवरेज से लिख सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो गया ΔQ/ΔT। ठीक है, उसके बाद में तात्क्षणिक धारा, I से इसको लिखते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए लिमिट ΔT टेंड्स टू 0, ΔQ/ΔT, और इसी को अपन लिखेंगे I = dQ/dt। ठीक है, जब ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको अगर अपन मैथमेटिकली थोड़ा कन्वर्ट करके लिखें तो ये हो गया I = dQ/dt। ठीक है, तो अभी 3 फॉर्मूले अपने पास में है, 1, 2, 3। तीनों किसके हैं, विद्युत धारा के। तो कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है, इसके लिए अपन ध्यान दो कि भाई ये वाला काम में लिया जाएगा या फिर ये, कब काम में लेंगे ये फॉर्मूले। तो जनरली अपन 2 न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं कि एक तो न्यूमेरिकल आपको इस प्रकार से दिया गया है कि आवेश का मान है 20 माइक्रोकूलाम और समय दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, तो ये आवेश 2 सेकंड तक अगर प्रवाहित हो रहा है किसी चालक में, तो वहाँ जो धारा उसका मान ज्ञात करके बताऊँ। तो सीधा सीधा अपन
पता कर सकते हैं कौन सा फॉर्मूला होगा 1 नंबर का। तो I बराबर Q/T और आंसर हो गया 20/2 यानी 10 माइक्रो एम्पियर। ध्यान दो, यहाँ जो आवेश का मात्रक है वो माइक्रो कूलाम है। तो अगर कूलाम में होता ये तो कूलाम पर सेकंड को अपन क्या लिख देते हैं, एम्पियर। यहाँ क्या माइक्रो कूलाम में है तो माइक्रो कूलाम पर सेकंड यानी माइक्रो एम्पियर। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल तरीके से 20 माइक्रो कूलाम को चेंज कर लिया, 20 × 10⁻⁶ कूलाम हो गया ये, बटे समय कितना 2 सेकंड, तो ये हो गया 10 × 10⁻⁻6। और मात्रक क्या होगा, अब ये कूलाम में लिया है, ये सेकंड में, तो कूलाम पर सेकंड यानी एम्पियर। तो ये 10 × 10⁻⁻6 एम्पियर और 10⁻⁻6 को उठाया तो ये हो गया माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से तो भले ही आपको किसी तरीके से करो यहाँ तक या फिर ये वाला कर लो, एक ही बात है। उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल अपन समझे, आपको दिया हुआ है कि किसी चालक में जो आवेश है उस आवेश का मान इस तरीके से दे रखा है 3t² - 4t + 5, ये वाला मान दे रखा है। अब इसमें आपको कहा गया है कि t बराबर 2 सेकंड पर धारा ज्ञात करो, ठीक है। और ये जो है वो किसमें, माइक्रो कूलाम, कोई मात्रक दे दिया इसका आवेश का, कूलाम, माइक्रो कूलाम, जो भी है, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अगर अपने को आवेश सीधा सीधा दिया होता, सीधा सीधा देने का मतलब आवेश और समय न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 20, 2, 5, 4 इस प्रकार की, ठीक है, तब तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। और ये वाला कब काम में लेंगे, तो इसके लिए ध्यान दो कि तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा का मतलब क्या होता है, तात्क्षणिक शब्द का मतलब है किसी निश्चित समय पर, किसी विशेष समय पर। यानी इस तरीके से आपको कहा गया कि t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर, t बराबर 20 सेकंड पर, यानी किसी विशेष समय पर या किसी निश्चित समय पर जब आपको धारा ज्ञात करनी होती है तो कौन सी धारा होती है, वो तात्क्षणिक धारा होती है। अब ये तात्क्षणिक धारा एक निश्चित समय पर हो गया तो इसके लिए क्या लिमिट हो गई, एक निश्चित समय तो लिमिट हो गई डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है। तो किसके लिए अप्लाई करेंगे ये डेल्टा Q/ΔT, और इसको क्या लिख देंगे अपन dQ/dt। तो इसका मतलब क्या dQ/dt का, तो dQ/dt का मतलब है कि d/dt किसका, Q का। d/dt क्या है, अवकलन, क्या मतलब है इसका, अवकलन। तो अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है, Q का, मतलब आवेश का। किसके सापेक्ष अवकलन करना है, समय के सापेक्ष। तो क्या प्राप्त होगा अपने पास में, विद्युत धारा। तो इस फॉर्मूले का मतलब हो गया जब आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कौन सी विद्युत राशि प्राप्त होती है, विद्युत धारा। अब उसके बाद में अगर अपन ये समझे कि भाई इस तरीके से इसका मतलब हो गया अवकलन करने से धारा प्राप्त होगी, लेकिन ये कब काम में लेंगे, तो इसके लिए आपको उसकी थ्योरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक निश्चित समय दिया हुआ होगा। और दूसरा पॉइंट कि उसमें जो आवेश है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, इस तरीके की वैल्यू नहीं होगी। वो जो वैल्यू है वो किसके टर्म में होगी, आवेश की वैल्यू वो होगी टी की टर्म में, टाइम के पद में आवेश का मान दिया हुआ होगा आपको इस तरीके से। अगर इस तरीके से किसी न्यूमेरिकल में आवेश दिया गया है और ऐसे आपको समय देकर क्या पूछा गया है, विद्युत धारा, तब ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं। तो I बराबर dQ/dt, तो d/dt Q, और Q का मान कितना है 3t² - 4t + 5, ये वाला मान। अब इसका मतलब है कि आप अवकलन करो इस वाले पदों का, कितने पद है 3, तो तीनों का अवकलन करना है। पहले इस पद का 3t² का, तो 3t² का अवकलन, पावर पहले पावर में से 1 कम, -4t का 4,
+5 का कितना हो गया 0, और धारा का मान कितना आ गया, धारा का मान आ गया 6t-4, कितने पर याद करनी है, 2 सेकंड पर। तो यहाँ लिखोगे t बराबर 2 सेकंड पर, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 6 × 2 - 4। यहाँ जो धारा का मान प्राप्त हुआ उसमें t की जगह कितना लिख देंगे 2, तो ये हो गया 6 × 2 12 - 4 8। ठीक है, इस धारा का जो मात्रक है वो क्या होगा, तो ध्यान दो, आवेश बटा समय, आवेश किस में है, माइक्रो कूलाम में, तो माइक्रो कूलाम पर सेकंड क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर। तो इसका आंसर हो गया 8 माइक्रो एम्पियर। तो ये तो अपना स्टार्टिंग जो सिंपल सी इसकी स्टार्टिंग थी। जैसे चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या होती है, सबको पता है, आवेश प्रवाह की दर। फॉर्मूला क्या हो गया इसके अनुसार, Q/T। अगर आप मात्रक ज्ञात करना चाहो तो कूलाम पर सेकंड एम्पियर। उसके बाद में औसत धारा, तात्क्षणिक का मतलब किसी निश्चित समय पर, I = dQ/dt। कौन सा सूत्र कब काम में लेना है, ये कब काम में लेना है, जब ऐसे सीधी सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की दे रखी है। ये वाला कब काम में लेना है, औसत धारा कब काम में लेते हैं, कब निकालते हैं औसत धारा को, जब आपको क्या दिया गया हो, समय अंतराल दिया गया हो। अंतराल अगर दिया गया है तो वहां पर क्या ज्ञात करते हैं, औसत धारा। तात्क्षणिक कब ज्ञात करते हैं, जब आपको किसी निश्चित समय पर धारा पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, इसमें अपन ने परिभाषा और इसका मात्रक, विमा, ये अपन ने पढ़ा है। अब ये अपन ज्ञात करेंगे कि ये अदिश राशि है या सदिश राशि। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। तो किस प्रकार से, ध्यान दो, तो इसके लिए जैसे आपने 10th क्लास में ये पढ़ के आए आप लोग कि ये कोई बैटरी और इससे जोड़ा गया कोई वायर, इस तरीके से कोई उपकरण इससे अगर अपन जोड़ें और उसमें अगर अपन धारा की दिशा दर्शाएं, तो कैसे याद की हुई अपनी, इस तरीके से धारा की दिशा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर अपन यहाँ धनावेश की गति की दिशा बात करें तो धनावेश किस प्रकार से गति करेगा, इस तरीके से, ऐसे धनावेश है वो गति करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको अगर विद्युत धारा की दिशा दर्शानी है तो किस प्रकार से दर्शानी है, तो इसके लिए आप याद रखोगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ, विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार से दर्शाइए, जैसे धनावेश गति कर रहा है उसकी दिशा में। तो यहां लिखेंगे अपन विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा, किसकी दिशा में, जिस दिशा में धनावेश गति करता है उसकी दिशा को अपन क्या दर्शाते हैं, विद्युत धारा की दिशा। अब उसके बाद में ध्यान दो, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर अपन ऋणावेश की गति की दिशा ज्ञात करें तो ये ऋणावेश कैसे गति करेगा, इस तरीके से, ऋणावेश ऐसे गति करेगा इसमें। अब ध्यान दो, धारा की दिशा इस प्रकार से दर्शाई है और ऋणावेश की गति की दिशा ये वाली है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो आगे अपन लिख रहे हैं, या फिर ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में मानते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है धनावेश की गति की दिशा में, धनावेश की गति की दिशा में, या फिर ऋणावेश की गति के विपरीत दिशा में।
अब आगे इसमें ध्यान दो कि भाई यहाँ अपन ने लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा अपन दर्शाते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ क्या लिख रहे हैं, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें दिशा ज्ञात नहीं होती वो अदिश राशि, और जिसमें दिशा ज्ञात होती है वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। तो यहाँ पर इसकी दिशा के बारे में भी लिख रहे हैं और उसके बावजूद भी क्या लिख रहे हैं कि ये एक सदिश नहीं है, उसके बावजूद भी क्या लिख रहे हैं, ये एक सदिश राशि नहीं। तो ऐसा क्यों है, क्यों लिखते हैं ऐसा तो इसके लिए ध्यान दो, एक अपन इस तरीके से कोई वायर की बात करें अपन, और इस वायर में इस ओर से जो धारा आ रही है उसको I1 से दर्शाया है, मान लो ये कितनी एम्पियर है, 3 एम्पियर, और इस ओर से जो धारा आ रही है I2 से दर्शाया गया है, मान है इसका 4 एम्पियर, और यहाँ पर इसके लिए एक पथ है और वो इस प्रकार से एक पथ छोड़ा गया। अब इसमें अपन अगर ज्ञात करना चाहें, ठीक है, कोई मीटर लगा के अपन ज्ञात करना चाहें कि इस वाली ये जो है ब्रांच, इसमें कितनी धारा आएगी, तो आपको प्राप्त होता है इसमें जो धारा आएगी वो कितनी आएगी, 7 एम्पियर। ये आपने प्रैक्टिकली ज्ञात किया। दोबारा से ध्यान दो कि दो धाराएं, एक I1 एक I2, I1 का मान 3 एम्पियर, I2 का मान 4 एम्पियर, और यहाँ एक और ब्रांच छोड़ी गई है और उसमें आप जब कैलकुलेट करते हो, मान ज्ञात करते हो इसमें प्रैक्टिकली, तो कितना मान आता है, 7 एम्पियर। यानी इन दोनों का परिणामी कितना आता है, 7 एम्पियर आता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ अब थ्योरी से ज्ञात करना चाहो कि भाई ये परिणामी है इन दोनों का, तो किस प्रकार से आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 + 4, ठीक है। यानी कौन सा योग किया आपने, बीजगणितीय योग, ठीक है। अब अगर अपन माने इनको सदिश राशि कि भाई धारा कैसी राशि है, सदिश राशि, तो एक ये सदिश, ये वाला सदिश इस तरीके से कितना है, 3 एम्पियर का मान लेते हैं कि भाई ये कैसी राशि है, सदिश राशि, और इस साइड से ये सदिश कितना है, 4 एम्पियर। अब इन दोनों सदिशों का परिणामी ज्ञात करें, और अगर वो इतना आ जाए जो अपने प्रैक्टिकली तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है, कितना, 7, तब तो अपन क्या मान लेंगे कि ये कैसी राशि है, सदिश। तो ध्यान दो, अगर सदिश मानकर इनका अपन परिणामी ज्ञात करें तो कितना आएगा, ये विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों का परिणामी अपन ज्ञात करेंगे, 3 - 4 या 4 - 3, कितना आएगा, 1 एम्पियर। और वो जो 1 एम्पियर जो प्रवाहित होगी, जो परिणामी धारा, उसकी दिशा इन दोनों को देख के अपन दर्शा सकते हैं ना कि इन दोनों के परिणामी कितना ज्ञात कर लिया, 4 - 3 कितना ज्ञात कर लिया, 1, परिणामी धारा कितनी आई, 1 एम्पियर, और उसकी दिशा ये वाली। जबकि वास्तविकता में इन दोनों का परिणामी धारा कितनी प्राप्त हो रही है, अपने को ज्ञात करने पर मीटर से प्रैक्टिकली कितनी प्राप्त हो रही है, 7 एम्पियर, और उसकी दिशा ये वाली दिशा न होकर के कौन सी दिशा है, जो इसको पथ मिल रहा है वही दिशा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान आएगा कितना, 7 प्रैक्टिकली, जो इतना नहीं आ रहा, यानी ये सदिश राशि नहीं है। कौन सा योग किया आपने, बीजगणितीय योग किया। तो अपन नीचे लिखेंगे अदिश राशि क्यों है, क्योंकि किसी संधि पर यह सदिश योग नियम की पालना सदिश योग नियम की पालना नहीं करती, ठीक है भाई। अगर सदिश योग नियम की पालना करती तो परिणामी धारा 3 और 4 की कितनी आती, 1 एम्पियर,
और वो किस दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए थी, इस दिशा में, जबकि वास्तविकता में कितना मान आता है प्रैक्टिकली, यहाँ इन दोनों का परिणाम ही 7 एम्पियर, और वो किस अनुदिश होगी, जो उसको पथ मिलेगा वही। और ये कैसे प्राप्त होगा, ये 3 + 4 यानी बीजगणितीय योग करने से, सदिश योग करने से प्राप्त नहीं हो रहा। तो यह सदिश योग नियम की पालना नहीं कर रही है, इसीलिए विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब इसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे कि जो पदार्थ के प्रकार है, चालक, अर्धचालक, कुचालक, तो इनमें जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, विद्युत धारा किन की वजह से होती है, आवेश गति करने की वजह से। ठीक है, तो कौन से या किस प्रकार के आवेश, धनावेश, ऋणावेश, धनायन, ऋणायन, तो किन की वजह से गति करने से चालक में धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, वो अपन पढ़ेंगे। जिस प्रकार के आवेश गति होने से धारा प्रवाहित होती है, उन आवेश को क्या कहते हैं, आवेश वाहक। यानी जिन आवेशों के गति होने से, गति करने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा स्थापित होती है, उन आवेशों को कहा जाता है आवेश वाहक। तो अब अपने को पढ़ना है कि चालक जो पदार्थ है, अर्धचालक, और तीसरा प्रकार है कुचालक। तो इन जो अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है, इनमें आवेश वाहक क्या होते हैं, आवेश वाहक। आवेश वाहक का मतलब आवेश का वह प्रकार जिसकी गति करने के कारण क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या बहुत कम, न के बराबर होती है, नगण्य होती है, तो उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आवेश वाहक नहीं है, कोई आवेश गति नहीं कर पाते, तो आवेश वाहक कोई नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। उसके बाद में चालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अर्धचालक में जो होते हैं वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहां पर चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, जबकि अर्धचालकों में किन की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल की वजह से। यानी इनमें आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल है। तो सबसे पहले अपन जो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसको अपने को समझना है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पढ़ें तो जैसे अपन ने कोई चालक का टुकड़ा लिया, जैसे कॉपर का, कोई भी का, तो उसमें अपन अगर पढ़ें तो बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो उनमें किसी एक परमाणु के बारे में अगर अपन बात करें कि एक परमाणु लिया, परमाणु में क्या होता है, नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद में उसके चारों ओर क्या होती है, अलग अलग कक्षाएं होती है, जिनमें क्या चक्कर काटते हैं, कौन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे इस कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये इसमें ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान दो, ये इस इलेक्ट्रॉन पर ये धनावेश क्या करेगा, आकर्षण बल लगाएगा। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी ये धनावेश आकर्षण बल लगाएगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी ये धनावेश आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, ये पहले चैप्टर में अपन पढ़ के आए। और उस बल का सूत्र होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब ये किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। अगर दूरी कम होगी तो ये बल अधिक होगा और दूरी अधिक होगी तो ये बल कम होगा। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ दूरी कम है इस वाले में, यहाँ दूरी अधिक हो गई,
बाहर वाली कक्षा के लिए दूरी और अधिक हो गई। जैसे जैसे दूरी अधिक होगी तो बल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी नाभिक के समीप वाली कक्षाओं पर दूरी कम है तो बल अधिक लगता है, आकर्षण बल अधिक लगता है। उसके बाद बाह्यतम की ओर चले तो बाह्यतम कक्षा में यह दूरी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाह्यतम कक्षा में दूरी क्या हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है। दूरी क्या हो जाती है, बहुत अधिक, जिसकी वजह से बल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। अब इस आकर्षण बल की वजह से देखो, इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लग रहा है तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है, क्योंकि ये इसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी इससे क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई जैसे जैसे अपन दूर चलेंगे नाभिक से वैसे वैसे ये बल कम होता जाएगा। यानी इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो बंधा हुआ है उसकी प्रबलता कम होती जाएगी। अगर अपन बाह्यतम कक्षा की बात करें तो बाह्यतम कक्षा पर इतना अधिक दूरी हो जाती है और बल इतना कम हो जाता है, बल इतना कम हो जाता है कि इसको जब थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त होती है, थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त होती है तो ये यहाँ से हट जाता है। यानी ये इससे बंधा हुआ था तो उस बंधन से ये क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है। तो फिर से ध्यान दो कि कोई भी चालक पदार्थ अगर अपन ले तो वो किन से मिलकर बना हुआ होता है, परमाणुओं से। प्रत्येक परमाणु की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है कि प्रत्येक परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। और बाह्यतम कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस पर यह बल क्या होता है, बहुत कम होता है। उसको थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये यहाँ से मुक्त हो जाता है। ये अपन ने एक परमाणु के लिए पढ़ा, ऐसे बहुत सारे परमाणु इसमें हैं। तो इस पदार्थ में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, ऐसे इस प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो किन में उपस्थित है, बाह्यतम कक्षाओं में। इस तरीके से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब जैसे ही यहां पर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब इसको किसी बैटरी से जोड़ेंगे, किसी बैटरी से, यानी इस तरीके से एक प्लस और एक साइड माइनस। तब ध्यान दो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश, ये ऋणावेश किस ओर गति करेंगे, इस ओर गति करेंगे। ये भी इस साइड जाएगा, ये भी इस साइड जाएगा, ये भी इस साइड जाएगा, ये भी इस साइड, ये भी इस साइड। तो ये आवेश क्या करने लगता है, गति करने लगता है। यहाँ ध्यान दो, ये जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा किस प्रकार से, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करें, आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश जब गति करेगा तो वहां क्या स्थापित होगी, विद्युत धारा स्थापित होगी। तो इस तरीके से चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसका कारण किस प्रकार के आवेश के गति करने के वजह है, तो वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे अपन दोबारा से यहाँ समझे कि भाई ये नाभिक था और ये बाह्यतम कक्षा थी, यहाँ से अपने को एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ दर्शाए। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब यहाँ है तो ये जो शेष जो नाभिक बच गया, शेष जो परमाणु बच गया, अगर ऋणावेश हटेगा तो ये शेष कैसा बच जाएगा, शेष बच जाएगा धनावेशित। ठीक है। तो यहाँ अपन ये चर्चा की विषय है कि भाई ये जो अपन ऋणावेश था, मुक्त इलेक्ट्रॉन था, वो तो अपन गति की दिशा दर्शा दी कि इस ओर गति करेंगे, जबकि जो शेष परमाणु है कैसा बच गया, पॉजिटिव। वो भी तो गति करना चाहिए इस ओर, वो भी तो इस ओर गति करना चाहिए और उसकी वजह से भी क्या बननी चाहिए, विद्युत धारा। लेकिन वो जो शेष परमाणु जो धनावेशित भाग बचता है वो इस ओर गति नहीं करता है। और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यह है कि शेष परमाणु या शेष नाभिक जो है उसमें क्या उपस्थित है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। अब आपको ध्यान रखना है, अकेले एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, अकेले एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 2000 गुना अधिक होता है, लगभग 2000 गुना अधिक होता है। एक परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें हो सकता है एक से ज्यादा क्या हो, प्रोटॉन हो। भाई हाइड्रोजन में तो एक प्रोटॉन होता है, उसके बाद में एक से ज्यादा ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शेष नाभिक धनावेशित है वो इस ओर गति करना चाहिए, लेकिन वो गति नहीं करता। और उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि वो अधिक भारी है। अकेले एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन से कई गुना अधिक होता है, 2000 गुना अधिक होता है। नाभिक में एक प्रोटॉन नहीं, एक से अधिक प्रोटॉन होते हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन की बजाय कई गुना भारी होता है और उस वजह से ये गति नहीं कर पाता। अगर ये गति करता तो इसमें आवेश वाहक कितने प्रकार के हो जाते हैं, चालकों में 2 प्रकार के, एक ये कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या हो जाता, शेष नाभिक। ठीक है, तो वो शेष नाभिक नहीं है, यहाँ पे वो गति करने में सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ एक ही प्रकार का चालकों में आवेश वाहक होता है। उसके बाद अर्धचालक, तो अर्धचालकों में आवेश वाहक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, होल। तो सबसे पहले अपन होल के बारे में अगर समझे तो होल क्या होता है, होल होता है रिक्त स्थान। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने धारा को समझा था, विद्युत धारा समझने से पहले अपन द्रव्यमान से संबंधित किया था धारा को, द्रव्यमान जैसे पानी का उदाहरण लिया, फिर आवेश के बारे में पढ़ा। तो वैसे ही अपन इस होल या रिक्त स्थान को पहले द्रव्यमान से संबंधित करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में आवेश से संबंधित करके और विद्युत होल को समझेंगे। तो ध्यान दो, अगर अपन द्रव्यमान से संबंधित करके पढ़े तो जनरली जैसे यहाँ से अपन इस बोर्ड को इतना सा अगर काट दे और उसको अलग कर दे उस भाग को, तो यहाँ क्या बच गया, रिक्त स्थान। इस द्रव्यमान को अलग किया तो इस द्रव्यमान की जगह क्या बच गया, रिक्त स्थान बच गया, गड्ढा हो गया, यहाँ पे होल हो गया। तो वो तो है द्रव्यमान से संबंधित। ऐसे ही जमीन के बारे में अगर अपन मिट्टी को उठा दें तो वहाँ होल बच जाएगा, रिक्त स्थान बच जाएगा। तो वो तो होल है द्रव्यमान से संबंधित। जैसे पानी से संबंधित धारा भी होती है, लेकिन वो द्रव्यमान वाली धारा है। अभी अपन ये जो होल है कौन सा, विद्युत की से संबंधित है, तो यहाँ द्रव्यमान को न हटा करके अपन किसको उठाएंगे, आवेश को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, आवेश को। आपको ध्यान रखना, जो होल होते हैं कैसे चार्ज होते हैं, कैसे आवेशित होते हैं, ये पॉजिटिव आवेशित होते हैं। ठीक है, तो अभी किस प्रकार से, तो ध्यान दो, पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जैसे यहाँ अगर इसको अपन क्या दें, ऋणावेश दें, इस भाग को क्या दिया गया, ऋणावेश, तो ये भाग कैसा हो गया, ये भाग हो गया ऋणावेशित। कैसा भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया ऋणावेशित। अगर इसी भाग से अगर अपन क्या कर लें, इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश हटा लें, तो ये कैसा बच गया, ये जो शेष भाग है वो कैसा बच गया, अब वो बच गया पॉजिटिव। तो ये अपन ने पढ़ा था कि किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने से वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश हटाने से वो कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो ध्यान दो, अभी होल क्या है, रिक्त स्थान। कौन से, विद्युत के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हटना चाहिए, आवेश हटना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ये धनावेशित है, इसका मतलब कौन से प्रकार का आवेश हटना चाहिए, कौन से प्रकार का, ऋणावेश। ठीक है, तो अगर किसी स्ट्रक्चर से अगर अपन ऋणावेश हटा दें तो शेष भाग पॉजिटिव बचेगा, धनावेशित बचेगा, और उसको अपन संबंधित, उसका नाम क्या रखेंगे, होल रखेंगे। ये जो अर्धचालक जो चैप्टर है वो अपने अलग से एक चैप्टर है, उसके बारे में अपन बाकी उस समय डिटेल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से होल होते हैं, किस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे ये गति करते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से ये धारा वहाँ स्थापित होती है। अभी आप एक जनरली याद रखो कि होल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिनकी वजह से भी अर्धचालकों में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज
जो रिक्त स्थान है होल वो कब बनेगा, जब उससे वहाँ से अपन क्या हटाएंगे, ऋणावेश हटाएंगे। और भी ध्यान रखना है कि जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब चालकों में क्या होगी, धारा बनेगी। वैसे ही अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो अर्धचालकों में क्या बनेगी, विद्युत धारा। और यहाँ याद रखना है कि हालांकि होल है वो गति तो नहीं कर सकते, ये जो रिक्त स्थान है वो गति तो नहीं करता, उसके बावजूद भी अपन ये समझते हैं कि होल की वजह से भी क्या होती है, अर्धचालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दोनों कारण होते हैं अर्धचालकों में आवेश प्रवाहित होने का। ठीक है, कुचालकों में तो धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। इसलिए क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां कोई आवेश गति नहीं कर सकता, वहां कोई आवेश वाहक नहीं है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि भाई द्रव पदार्थ जो है, द्रव पदार्थ उनमें आवेश वाहक क्या होते हैं, मतलब अगर द्रव में से धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरी है, आवेशों की गति। तो किस प्रकार के आवेश गति करने से द्रव पदार्थों में विद्युत धारा स्थापित होती है, ये देखना है। तो ये अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि विद्युत अपघट्य जो होता है जैसे अपन कोई एग्जाम्पल ले HCl का, तो HCl में H क्या है, पॉजिटिव, और Cl क्या है, नेगेटिव, मतलब धनायन और ऋणायन। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, जैसे यहाँ अपन ने इस वाले भाग में इस तरीके से HCl, तो इसमें क्या है, प्लस और माइनस, मतलब धनायन और ऋणायन। तो अगर जैसे ही अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करें, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब बैटरी से जोड़ना, तो एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव। ठीक है, दोबारा से यहाँ द्रव्य भरा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर अपन क्या ले रहे हैं, HCl, जिसमें H प्लस और Cl माइनस। तो जो H प्लस है, H प्लस वो तो किस ओर जाएगा, वो तो ऋणावेश इस साइड और जाएगा, और जो Cl माइनस जो है वो किस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, दोनों गति कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा बनेगी। तो आप याद रख सकते हो कि विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन दोनों की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें गैसीय पदार्थों की, तो याद रखना है जो गैस होते हैं सामान्य तौर पर कैसे होती हैं, विद्युत के कुचालक होती है। सामान्य तौर पर गैसें जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अगर एक विशेष स्थिति अगर अपन काम में ले, तो वो कौन सी विशेष स्थिति है, तो इससे पहले मैं लिख रहा हूं कि सामान्य तौर पर गैसें विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। मतलब ये विद्युत धारा का प्रवाह है नहीं करती, परंतु एक विशेष स्थिति अगर अपन काम में लें, वो कौन सी है, वो है अत्यधिक दाब परंतु बहुत कम, अत्यधिक नहीं, बहुत कम दाब, प्रेशर को क्या कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए, और वोल्टेज को हाई कर दिया जाए, अत्यधिक कर दिया जाए। तो दोबारा से गैसें सामान्य तौर पर तो विद्युत की कुचालक ही होती है, परंतु
बहुत कम प्रेशर पर और बहुत अधिक वोल्टेज अप्लाई करने पर गैसें भी विद्युत का क्या करती है, चालन करती है। तो इसको अपन किस प्रकार से समझें कि अब अपने को इसमें देखना है कि जो आवेश वाहक होते हैं, मतलब कौन से आवेश, किस प्रकार के आवेश जिनको गति करने से गैस में क्या स्थापित होनी चाहिए, विद्युत धारा, उन आवेशों को अपने पढ़ना है। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ कोई गैस अपन इसमें ले, ठीक है, तो जैसे ही अपन इसको कम प्रेशर पर रखेंगे, अत्यधिक वोल्टेज पर रखेंगे, उस समय यहाँ से जो उस गैस में जो परमाणु होते हैं उसमें जो ऋणावेशित वाहक और धनावेशित वाहक, इस तरीके से अलग अलग, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित वाहक का मतलब क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और धनावेशित वाहक का मतलब क्या हो गया, शेष नाभिक। धनावेशित वाहक का मतलब क्या हो गया, शेष नाभिक। ठीक है, जब गैस को अपन क्या करते हैं, बहुत कम प्रेशर पर रखते हैं, अत्यधिक वोल्टेज पर रखते हैं, उस समय पर ध्यान दें। तो जैसे अपन ने यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ी थी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, शेष नाभिक अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर अपन ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो उस समय ये क्या होगा, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो किस ओर गति करेंगे, इस ओर, शेष नाभिक किस ओर गति करेगा, इस ओर गति करेगा। ठीक है, तो इसमें जो आवेश वाहक है गैस में, वो दोनों है, ऋणावेश भी है और धनावेश भी है, दोनों है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और शेष नाभिक। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा शेष धनावेशित नाभिक। ठीक है, दोनों। अब चालकों में क्या पढ़ा था, चालकों में पढ़ा था कि जो शेष नाभिक है वो गति नहीं कर सकता, जबकि यहाँ शेष नाभिक क्या है, गति कर सकता है। तो इसमें दोनों ही आवेश वाहक है, जबकि चालकों में आवेश वाहक ओनली और ओनली क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें अपन ने देखो ठोस में पढ़ा, द्रव्य में पढ़ा और गैस में पढ़ा कि ठोस, द्रव्य और गैस, इनमें जो विद्युत का चालन करने के लिए जो आवेश गति करते हैं, वो आवेश किस किस प्रकार के होते हैं, ये आपने याद रखना है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से धारा बनती है, अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल इनकी गति की वजह से होती है। कुछ चालकों में कोई आवेश वाहक नहीं होता क्योंकि धारा इसमें स्थापित नहीं हो पाती। द्रव्य में धनायन और ऋणायन विद्युत अवकट्य द्रव्य में, और गैस में सामान्य तौर पर कोई आवेश गति नहीं करता, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। बहुत कम प्रेशर अप्लाई करने पर और बहुत अधिक वोल्टेज अप्लाई करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और वो जो आवेश है जो गति करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन और शेष धनावेशित नाभिक दोनों होंगे इसमें। अब बात करें भाई, ठोस की हो गई, द्रव्य की हो गई, गैस की हो गई, अब क्या बचा अपना, निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है देखना। तो आपका उत्तर यह होगा कि निर्वात में भी विद्युत धारा का प्रवाह है, संभव है। ठीक है, और इसके लिए अपन काम में लेते हैं निर्वात नलिकाएं। निर्वात नलिकाएं, निर्वात को अपन बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नलिका को क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो जो टेलीविजन जो होता है, टीवी जो होता है, उसमें जो पिक्चर फिल्म है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाह होता है वो किन के माध्यम से होता है, निर्वात नलिकाओं के माध्यम से होता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।